चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, 3 कंटेनर लेते हैं, 1 2 3। इनमें क्या किया हमने, पहले में वाटर के साथ मैंने मिक्स किया है शुगर, दूसरे में मैंने वाटर के साथ क्या लिया है, ऑयल लिया है जिसकी डेंसिटी वाटर से अलग होगी, और तीसरे केस में मैंने क्या लिया है, वाटर के साथ आइस को मिक्स किया है। तो ध्यान से देखिए, वाटर प्लस आइस शुगर, यानी पानी में जो चीनी है यानी वाटर में शुगर को पूरी तरह से घोल दिया गया है। देखिए, जब आप वाटर में शुगर को पूरी तरह घोल दोगे तो क्या आप इनको अलग अलग पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते। इसीलिए मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि यहां पर हमारे पास क्या है, 2 कंपोनेंट हैं लेकिन फेज क्या है, एक है। 2 कंपोनेंट हमने मिक्स किए हैं लेकिन आप उन दोनों कंपोनेंट को अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं, यानी आपके पास क्या है, सिंगल फेज है। सेकंड केस देखिए, इस केस में भी आपके पास क्या है, 2 कंपोनेंट हैं लेकिन यहां पर जब वाटर और ऑयल को आप मिक्स करोगे तो दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, यानी दोनों को आप क्लियरली देख सकते हैं अलग अलग कि ये वाटर है ये ऑयल है। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, 2 कंपोनेंट हैं और 2 फेज भी हैं। इसके बाद वाटर में आपने मिक्स की है आइस, वाटर में आइस मिक्स की गई है, तो देखिए वो मिक्स नहीं की गई, क्यों? क्योंकि अगर आइस को वाटर में मिक्स कर दोगे तो आइस क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दोनों आइस बचेगी ही नहीं, वाटर हो जाएगा जो कि कोल्ड वाटर होगा। तो इसलिए मैं कहूंगा वाटर के अंदर आइस रखी हुई है, तो यहां पर कंपोनेंट एक ही है क्योंकि आइस इज ए फॉर्म ऑफ वाटर। तो यहां पर अगर हम देखें, एक कंपोनेंट होते हुए भी मैं वाटर और आइस, जो आइस है उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकता हूं, 2 अलग अलग, यानी 2 फेज, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, 3 केस बन गए हैं। पहले केस में 2 कंपोनेंट 1 फेज, दूसरे में 2 कंपोनेंट 2 फेज, तीसरे में 1 कंपोनेंट 2 फेज है, ठीक है। तो यहां पर मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मैं कहूंगा कि जहां पर आपको चाहे कंपोनेंट आप कितने भी मिला लो, सभी कंपोनेंट मिक्स करने के बाद अगर आपको सिंगल फेज दिखाई देता है, सिंगल फेज दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर या फिर होमोजीनियस सिस्टम। इसके अलावा अगर आपके पास चाहे एक कंपोनेंट है चाहे 2 कंपोनेंट है, लेकिन अगर आपको फेज अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो उस केस में जो सिस्टम होगा उसको आप क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आप हेटेरोजीनियस सिस्टम। क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस सिस्टम। तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, पहला तो इनकी डेफिनेशन से बन सकता है, और जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो एग्जांपल से पूछा जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एयर। अब एयर के केस में क्या है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज, जिसमें आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और छोटी मोटी गैसेज बहुत सारी हैं। लेकिन क्या आपने कभी इन गैसेज को अलग अलग देखा है एयर के अंदर, या आपने एयर को ही देखा है, एयर को भी नहीं देखा है? और एयर के अंदर ये कंपोनेंट्स है, मैं प्योर एयर की बात कर रहा हूं, उसमें धूल मिट्टी कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्योरीफाइड एयर यानी प्योर एयर की बात करें तो उसमें कहीं पे भी ये आपके मिक्स नहीं होंगे, आप जो डिफरेंट कंपोनेंट्स उनको अलग अलग नहीं देख पाएंगे, यानी सिंगल फेज होगा। तो एयर क्या है, एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। इसके अलावा गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, अब उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अनबर्न्ट अगर रह गया फ्यूल या कुछ पार्ट अनबर्न्ट रह गया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, उसमें आपका अनबर्न्ट ऑक्सीजन भी बाहर आ सकती है, अनबर्न्ट फ्यूल भी बाहर आ सकता है। लेकिन क्या आप कभी जो गाड़ी से धुआं निकलता है उसमें देख पाते हैं? इन सबको अलग अलग नहीं देख पाते, क्यों? क्योंकि ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल फेज बना रहे हैं जो ब्लैक कलर का रहेगा आपका। तो उस केस में भी आपका क्या है, मैनी कंपोनेंट्स बट सिंगल फेज, तो उस केस में भी आपका क्या रहेगा, होमोजीनियस सिस्टम रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। वहां पर पेपर में जो आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस सिस्टम,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो एक क्वेश्चन जो एसएससी जेईई में पूछा गया वो क्या पूछा गया है कि वाटर प्लस आइस प्लस यहां पर आपका क्या दे दिया गया है, स्टीम भी दे दिया गया है, और पूछा गया है ये कौन सा सिस्टम है। तो कौन सा सिस्टम होगा, ये हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा, क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट के 3 फेज अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, हम बात करेंगे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि प्रॉपर्टी होती क्या है। अब प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, वो अगर आप किसी इंसान के बारे में बात करें या किसी वस्तु के बारे में बात करें, अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो क्या करती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बताएगी आपको उसके बारे में कुछ बताएगी। तो ऐसे ही सिस्टम के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो यहां पर हम उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या बताता है सिस्टम के बारे में, सिस्टम के बारे में वॉल्यूम क्या बताएगा। मान लीजिए ये पिस्टन सिलेंडर हमारा है और इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है V। तो वॉल्यूम इसके बारे में क्या बताएगा, वॉल्यूम ये बताएगा कि ये पिस्टन के अंदर जो गैस है इसने कितना स्थान घेरा है, हाउ मच स्पेस हैज बीन ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ये बताएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, टेम्परेचर क्या बताएगा, टेम्परेचर यहां पर जो बताएगा वो ये बताएगा कि इसके अंदर जो गैस है वो कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बताएगा। इसी तरीके से अगर बात करें प्रेशर की, प्रेशर मतलब क्या है, कितने ज्यादा मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, वॉल से स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स वॉल से स्ट्राइक करेंगे प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करती हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम आर दोज वेरिएबल्स विच डिस्क्राइब्स द स्टेट, स्टेट मतलब कंडीशन, कंडीशन ऑफ द सिस्टम, कि एट प्रेजेंट जो आपका सिस्टम है वो किस कंडीशन में है, किस स्टेट में है, वो कौन एक्सप्लेन करता है, वो कौन एक्सप्लेन करता है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें, हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इनको हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी, ठीक है, जिनमें से कुछ एक हैं जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स में हमारे सामने बार बार आएंगी। तो उसमें से एक आपकी है एंट्रोपी। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है आपकी इंटरनल एनर्जी, और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है एंथैल्पी। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बनता है कि आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी। अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में हम अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमें सिर्फ 5 घंटे में ही थर्मोडायनेमिक्स को खत्म करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको जस्ट ब्रीफली बताऊंगा, ठीक है। डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब पूरा कोर्स लॉन्च होगा तो तब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि जो आपके पास हीट और वर्क है, कौन, हीट एंड वर्क, ये प्रॉपर्टीज नहीं है। ये क्या नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है, ध्यान रखिएगा। हीट एंड वर्क आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। हालांकि ये एनर्जी है, लेकिन ये क्या है, आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब, प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। तो
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हमारा है जो पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसके बाद अगर बात करें, प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई भी किया गया है। प्रॉपर्टीज को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस चीज को हम देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, ये आपका क्या है, सिस्टम है, और इस सिस्टम का क्या है, प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है, मास M है और डेंसिटी क्या है, रो है। ये 5 प्रॉपर्टी है हमारे पास। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैं यहां पर जो सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इस सिस्टम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर मैं इस सिस्टम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं तो क्या होगा, देखिए यहां पर जितने भी मॉलिक्यूल थे, मास तो मॉलिक्यूल्स के कारण है, अब मॉलिक्यूल क्या हो गए हैं, आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे, आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे तो मास भी क्या हो जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ। ऐसे ही वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम यानी स्पेस जो घेरा है मॉलिक्यूल से, डेफिनेटली वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि मान लीजिए हमारे कमरा है, कमरे में कोई टेम्परेचर है, तो अगर बीच में दीवार खड़ी कर दे तो रूम के टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो हमें रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ दीवारें खड़ी करके क्या कर सकते थे, हम टेम्परेचर कम कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है कि टेम्परेचर कम कर दें आप, ठीक है। तो यानी टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो आपका सेम रहेगा, यही कंडीशन है। रूम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर बीच में दीवार खड़ी करोगे तो अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, ठीक है। तो इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इन दोनों में चेंज आया है। इसके अलावा डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी 1 मीटर क्यूबिक, 1 मीटर क्यूबिक में किसी भी सब्सटेंस का कितना मास एंटर कर सकता है। तो ये देखिए रो मास भी हाफ हो गया, वॉल्यूम भी हाफ हो गया, तो डेफिनेटली डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनमें क्या हो गया, मास के डिवाइड होने पर क्या हो गया, वो भी डिवाइड हो गई। यानी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती हैं इनको हम बोलते हैं क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इनको क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी मैं क्या कह सकता हूं, आपके पास सिस्टम कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है। सिस्टम कितना बड़ा है कितना छोटा है उस चीज पे कौन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करेंगी, यानी साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेंगी, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। और एक और चीज ध्यान देने वाली क्या है कि जो आपकी मास डेंसिटी है ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आपने दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड किया है तो रो आपको मिला है। यानी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर दें, अब की बात ध्यान दीजिए, मास से डिवाइड कर दें पर यूनिट मास, तो उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। और जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा क्या होगी, इंटेंसिव होगी। क्यों होगी इंटेंसिव, क्योंकि एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आपने एक्सटेंसिव से डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये भी आपकी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, आपको करेक्ट चूज करना है, ठीक है।
तो ये आपका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमारा था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमने जब शुरू की थी थर्मोडायनेमिक्स में, जब इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहां पे हमने 3 E's के बारे में डिस्कशन किया था। उन 3 E's में से एक E था इक्विलिब्रियम। क्या था? इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे? इक्वालिटी से, समानता से, बराबरी से। ठीक है, इक्विलिब्रियम के केस में हम क्या बोलते हैं कि दोनों तरफ से समान है। एक अब हमें सिंपल इक्विलिब्रियम के बारे में यहां डिस्कशन नहीं करना है, सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो यहां पर हमने बात करनी है किसकी? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये मैकेनिक्स में आपका डिस्कशन होगा, काफी अच्छा टॉपिक है ये उसमें, मैकेनिक्स में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? डायनामिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें 1-2 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। पहले किन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा? ध्यान दीजिए एक बार। मान लीजिए ये आपका एक रूम है, यहां पर आपने लगाया हुआ है एसी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि बाकी की सारी दीवारें क्या है? आपकी इंसुलेटेड है। ठीक है, अब इसके में क्या होगा? जिस वॉल में आपने एसी फिट किया है, यहां पर क्या होगा? बहुत ठंडा होगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा? ठंड कम होती जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस रूम को क्या मान लेता हूं? मेरा सिस्टम मान लेता हूं। ये मेरा क्या है? सिस्टम है। यहां मैंने एसी लगाया है, तो यहां पर टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, और यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा। यहां पर टेम्परेचर T1 मान लेता हूं, यहां पर टेम्परेचर T2 मान लेता हूं, तो मैं क्या कहूंगा? T2 इज ग्रेटर देन T1, डेफिनेट। ठीक है, अगर अब मेरे से कोई पूछे कि भाई इस सिस्टम का जो है वो टेम्परेचर क्या होगा, बता सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, मैंने कहा है सिस्टम पूरा इंसुलेटेड है बाहर से, सिर्फ एसी ही है जिससे इंटरेक्शन हो रही है। तो मैंने क्या किया? एसी को बंद कर दिया। अब एसी को बंद करने के बाद क्या होगा? कुछ देर बाद जो टेम्परेचर यहां पर क्या है? कम है, यहां पर ज्यादा है, तो जो हीट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और कुछ टाइम बाद क्या होगा? पूरे रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, एक जैसा हो जाएगा, यानी इक्वल टेम्परेचर अक्रॉस द रूम, अक्रॉस द सिस्टम। तो जहां पर बात आ जाए किसकी? इक्वल टेम्परेचर की, तो उस केस में हम क्या बात करते हैं? उस केस में हम बोलेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। यानी 2 बॉडीज हैं, एक का टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरी का कम है, उनको कांटेक्ट में लेके आए तो क्या होगा? हीट फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, यानी जब तक दोनों में क्या नहीं आ जाता? थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। तो यहां पर टेम्परेचर T1 है, यहां पर T2 है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम होता, बढ़ता जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो dt/dx, x डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 0, देयर इज ए ग्रेडियंट। इसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर मैं बात करूं कि थर्मल इक्विलिब्रियम मुझे चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट को 0 करना पड़ेगा। किसके अंदर? सिस्टम के अंदर। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि आप इस सिस्टम का टेम्परेचर डिफाइन करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? सिस्टम को इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में लेके आना पड़ेगा। अदरवाइज आप टेम्परेचर क्या नहीं कर सकते? डिफाइन कर ही नहीं सकते हो इस सिस्टम का। क्लियर? अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या लेते हैं? मान लीजिए वही सेम पिस्टन सिलेंडर ले लेते हैं। ये बीच में क्या है आपके पास?
एक पिस्टन है, दोनों तरफ मूव कर सकता है, एक चैम्बर ए है, दूसरी तरफ चैम्बर बी है। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी गैस ए है, यहां पर गैस बी है, इधर से प्रेशर पी ए लग रहा है, इधर से प्रेशर पी भी लग रहा है। तो फोर्स की बात करें तो प्रेशर पी ए इंटू एरिया, पी बी इंटू एरिया, तो एरिया दोनों तरफ सेम है। अज्यूम कर लेते हैं कि पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। अगर पी ए पी बी से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये पिस्टन जो है बी की तरफ मूव करेगा, बी की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ से फोर्स बराबर हो जाए तो, फोर्स मैकेनिक्स से रिलेटेड है तो यहां पर मैं बात करूंगा, अगर दोनों तरफ से फोर्स बराबर हो जाए और जो आपका पिस्टन है मूव करना बंद कर जाए, ना राइट साइड में मूव करे ना लेफ्ट साइड में मूव करे, उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो आपका पिस्टन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया है, और इस केस को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फोर्स से रिलेटेड है, दोनों तरफ से फोर्सेज लग रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज है यहां पर। या फिर बोल सकते हैं कि एरिया सेम है तो हम इक्विलिब्रियम ऑफ प्रेशर या फिर इक्वलिटी ऑफ प्रेशर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर मान लीजिए रूम है, रूम में आपने क्या लगा दिया, एक फैन चल रहा है ऊपर, अगर फैन के पास जो प्रेशर होगा वो और एक आप नीचे ग्राउंड पे प्रेशर चेक करेंगे, दोनों में एक डिफरेंस होगा डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन अगर आप फैन को बंद कर दें तो कुछ देर बाद मॉलिक्यूल्स अपने आप को एडजस्ट करेंगे और पूरे रूम का प्रेशर क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। तो जब तक फैन चल रहा था तब तक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं था, लेकिन जैसे ही फैन बंद हुआ मॉलिक्यूल ने एडजस्ट किया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आपको मिल गया। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रेशर को डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी सिस्टम के लिए। तो कुछ एक चीजें क्लियर हो रही हैं कि जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होगा तब तक हम क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक और केस लेते हैं छोटा सा। क्या है कि आपके पास ये बीकर है, कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, वाटर है, और बेस पे कुछ क्या है, शुगर है। वाटर में शुगर रखी हुई है, घोला नहीं गया है, मिक्स नहीं किया गया है, जस्ट रखा गया है। तो क्या होगा, नीचे शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा, ऊपर कम, तो डेफिनेटली जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, ऊपर वाली डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, और कब तक मूव करते रहेंगे, जब तक ये शुगर पूरी तरह से वाटर में नहीं घुल जाती, यानी कंपोजिशन जो शुगर की है वो हर जगह बराबर नहीं हो जाती वाटर में। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जब ये शुगर वाटर में पूरी तरह घुल जाएगी, अभी इसमें क्या है, यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर कम है, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वो क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। लेकिन वाटर में शुगर पूरी तरह मिक्स होने के बाद जो कंसंट्रेशन रहेगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा क्या हो गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है कि आपके सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, यानी जो भी प्रोडक्ट या जो भी रिएक्टेंट, जो कुछ भी आपके सिस्टम के अंदर है वो एज इट इज रहेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये तीन इक्विलिब्रियम हमने सिस्टम के लिए डिफाइन किए हैं। अगर किसी भी सिस्टम में ये तीनों इक्विलिब्रियम, कौन कौन से, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल, अगर ये तीन इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो तब हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, क्या बोलेंगे, जब ये तीनों इक्विलिब्रियम होंगे तब। क्लियर ये चीज। या फिर ये भी कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम में अगर उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आना मतलब इक्विलिब्रियम में होना, अगर प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो तब भी हम उसको क्या बोल सकते हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। तो अब क्या है कि इस कंसेप्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहला तो यही क्वेश्चन है कि इसकी डेफिनेशन से हमने बात की है, या इनके बारे में छोटा क्वेश्चन बन सकता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है।
ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, तो वो आपकी तीनों कंडीशन जरूरी है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये पूछा गया है। तो ये बात थी इक्विलिब्रियम की। अब इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो एक ध्यान देने वाली बात है, देखिए अगर इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो ये देखिए, ये एक ले लेते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये आपका सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, और इस वक्त ये जो सिस्टम है ये पूरा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, यानी इसमें कोई भी फिलहाल चेंज नहीं आ रहा है, बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं है एनर्जी का, ठीक है। सब बैलेंस में है, पिस्टन अपनी जगह पे है। तो अज्यूम कीजिए मैं एक डायग्राम बनाना चाहता हूं, प्रेशर और वॉल्यूम, इसकी प्रॉपर्टीज के बीच में एक डायग्राम मैं बनाना चाह रहा हूं। तो क्या हुआ, देखिए इनिशियली प्रेशर कुछ है, वॉल्यूम कुछ है, ठीक है। मान लेते हैं ये होगा, ठीक है। अब क्या होगा, सॉरी इसके ऊपर एक वेट भी रख देते हैं ताकि हमारे लिए इजी होगा। एक वेट भी ऊपर रखा हुआ है। अब यहां पर जो है मान लेते हैं प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। तो ये P1 V1 की कंडीशन आ गई है, इनिशियल कंडीशन। मैंने क्या किया, इस वेट को हटा दिया। अभी तक देखिए जो पिस्टन यहां पर बैलेंस कर रहा था, वेट ऑफ पिस्टन प्लस वेट प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बैलेंस कर रहा था, जो इनसाइड से प्रेशर लग रहा है, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया ऑफ पिस्टन, इनसाइड प्रेशर इनटू एरिया। मैंने क्या किया, इस वेट को रिमूव कर दिया। वेट को रिमूव करने के बाद ये इक्वेशन दोबारा बनेगी। यहां पर जो पिस्टन है वो आपका क्या होगा, मूव करेगा, ऊपर वाली कंडीशन में पहुंचेगा। ये 1 है, ये कंडीशन 2 है, तो प्रेशर घटेगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मान लेते हैं ये सेकंड कंडीशन हमें मिल गई, ये P2 ये V2। तो यहां पर क्या है, ये जो है ये हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन या फिर इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम, और ये क्या है जो अंत में मिली है, ये हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। अब एक चीज देखिए, जैसे ही मैंने वेट को रिमूव किया, पिस्टन लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने का मतलब क्या है, प्रेशर वॉल्यूम सब कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, और कंटिन्यूअसली चेंज होने के कारण हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन बीच में कहीं पे भी नहीं आ रही है। ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, बीच में कहीं इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इसीलिए अगर मुझसे बोला जाए कि इस पॉइंट पे क्या था प्रेशर वॉल्यूम, मेरे लिए डिफाइन करना मुश्किल होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं मिली थी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस वेट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वेट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पिस्टन क्या होगा, एक बार बीच में भी रुकेगा स्मॉल वेट के साथ, ठीक है। तो बीच में भी एक कंडीशन आ गई, एक और स्टेट मिल गई। ऐसे ही मैं क्या करता जाऊं, वेट के अगर 10 पार्ट करता हूं तो 10 पॉइंट मिलेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट करूंगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट पॉइंट मिलेंगे। तो वो सारी स्टेट मैंने क्या कर दी, डिफाइन कर दी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मुझे मिल गए यहां से यहां तक, क्योंकि वेट को मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे, इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, एक पाथ मिल गया है। एक पाथ मिल गया है जिसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक पाथ, जिसमें आपका सिस्टम क्या हुआ, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक गया है। कैसे, इक्विलिब्रियम स्टेट्स में से पास होता हुआ। कैसे, इक्विलिब्रियम स्टेट्स, एवरी स्टेट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये थर्मोडायनामिक पाथ है। अब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो जाएंगे। आप कितने ही पाथ बना सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको क्या करना है, आपको बोल दिया जाए कि आपको 1 से 2 पे जाना है, लेकिन आपने स्पेसिफाई कर दिया है पाथ को। स्पेसिफाई करने का मतलब आपने बोल दिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, या फिर
प्रेशर कांस्टेंट बोल दिया कि प्रेशर इतना रहना चाहिए, तो उस केस में जो ये पाथ है ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफाइड पाथ। और जो स्पेसिफाइड पाथ होता है, स्पेसिफाइड थर्मोडायनेमिक पाथ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस। और प्रोसेस जो होती है वो कई तरह की हो सकती है, कुछ एक फेमस है, जैसे आपकी कौन सी, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो जिसमें क्या रहेगा आपका, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर सेम रहेगा। आइसोबारिक, थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर सेम रहेगा। आइसोकोरिक, थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। आइसेंथैल्पिक क्या रहेगी, एंथैल्पी सेम रहेगी। आइसेंट्रोपिक क्या रहेगी, एंट्रोपी सेम रहेगी। ठीक है। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में क्या होगा, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। इन प्रोसेस के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम फुल लेक्चर सीरीज लॉन्च करेंगे। अभी हमें जल्दी से ये खत्म करना है, तो इसलिए अभी मैं आपको थोड़ा ब्रीफली इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पेपर में जो पूछा जाएगा आपसे, वो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कि जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस भी इसको क्या किया जाता है, बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो इन प्रोसेसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, सभी एग्जाम्स में ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोसेस के बारे में हम बात करूं तो क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है यहां से चल के यहीं पे वापस पहुंच गया, यानी स्टेट 1 और 2 क्या कर गई हैं, कोइंसाइड कर गई हैं। जहां से चले हम वापस वहीं पे पहुंच गए। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट आइडेंटिकल होंगी तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, थर्मोडायनामिक साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक साइकिल बोलेंगे। ठीक है। और इसके बाद अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल इसको वापस फिर से लेके आए, जैसे मैंने कहा इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेट्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेट्स हमें रिमूव करने हैं। रिमूव करने मतलब इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम का मतलब यहां से पिस्टन को यहां तक मूव करने में क्या लग जाएगा, एक बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये पिस्टन मूव हो ही नहीं रहा है। द मोशन विल बी इनफाइनाइटेसिमली सो स्मॉल, बहुत स्लो मोशन होगी। ठीक है। यानी कि ये जो प्रोसेस आपकी हुई 1 से 2 तक जाने में, ये कैसी रही, ऑलमोस्ट स्टैटिक, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कि स्टेट चेंज हो रही है। ऑलमोस्ट स्टैटिक मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कौन सी होगी, which takes place infinitesimally so slow that each state passed is an equilibrium state। अगर ऐसा नहीं होगा तो हर एक स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगी। और उस केस में हम जो यहां पर डायग्राम बना रहे हैं, यह बनाना हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि हम क्या नहीं कर सकते, स्टेट्स को डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स में जब हम आगे बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की ही बात करेंगे। ये डायग्राम बनाएंगे, ये भी हम किसके लिए बनाएंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए ही बनाएंगे। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट्स हैं कुछ थर्मोडायनेमिक्स में, जिनके बारे में हमें डिस्कस करना था। तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं, और इनके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तो पहले इनको एक बार ध्यान से देखिएगा और अपने शॉर्ट नोट साथ के साथ बना लीजिएगा, ताकि रिवीजन में क्या रहे, लास्ट टाइम रिवीजन में, लास्ट मिनट रिवीजन में आपकी काफी हेल्प करेगा इन शॉर्ट नोट्स आपकी। थैंक यू।